वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग NCERT के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान रखिएगा, NCERT हमारे कंपटीशन का बेस होता है। कॉन्सेप्ट को अच्छा समझना है तो NCERT के क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए। ऐसा NCERT टीचर्स भी रिकमेंड करते हैं जो NCERT बनाने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। जरा सब लोग सुने और देखें। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फोर्स। जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करिए तो सबसे जरूरी होता है उसकी लैंग्वेज को समझना। अगर हमने लैंग्वेज को डिकोड कर लिया तो सॉल्व करने का 50% हमारे लिए रास्ता क्लियर हो जाता है। हम लोग धीरे धीरे उसको रीड करें और जो बातें उसमें कही गई हो उनको सिंबल में कन्वर्ट करते जाएं। जैसे हमसे सबसे पहले इस क्वेश्चन ने कहा व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो देखिए एक बात क्लियर हो गई कि हमसे उसने क्या डिमांड की है, फोर्स की डिमांड की गई है। हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करें किसमें, सिंबल्स में। अच्छा, स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस। चार्जेस देखिए जरा, Q1 2 into 10 to the power -7 कूलम्ब। और दूसरा चार्ज भी देखिए Q2 हमारे पास कितना है, Q2 है हमारा 3 into 10 to the power -7 कूलम्ब। प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। जो सेपरेशन होता है हम लोग अक्सर इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसका थोड़ा यूनिट देख लीजिएगा। जब भी आप क्वेश्चन को डिकोड कर रहे हो तो उसकी यूनिट पे नजर रखिए। ये कूलम्ब तो ठीक है, ये सेपरेशन सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मीटर बन जाता है। अब इसको सॉल्व करना है मुझे। अगर हमारे पास फॉर्मूला है, पहले से हमें याद है फॉर्मूले, तो हमारे मन में कोई फॉर्मूला अपने आप स्ट्राइक करेगा। ऐसा कोई फॉर्मूला सोचिएगा जिसमें फोर्स F आता हो, Q1 आता हो, Q2 आता हो और R आता हो। सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो यानी कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पर। चलिए, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो, F = K Q1 Q2 बाई R²। ये फॉर्मूला सबको याद है ना? नहीं तैयार हो तो इसको तैयार कर लीजिए। वैल्यूज रखते हैं। देखो K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10 to the power 9 होती है। Q1 देखिए हमारे पास कितना है, 2 × 10 to the power -7। Q2 हमारे पास 3 × 10 to the power -7 है। R² करना है हम लोग को। R है 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और 10 to the power देखिए माइनस की हो जाएंगी कितनी, 4। -2 है, स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है जैसे भी आप कर सकते हो। जैसे इसको कट कर दो, 9 1 जा 9, ये 100 हो गया। अभी ऊपर डिजिट देखो कौन कौन से बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है। पावर्स अरेंज कर दीजिए। -7 कितना हो गया, 14। माइनस का 14 है, प्लस का 9 है ऊपर। नीचे पावर देख लीजिए, +2 पावर है ये 100, -4 है, -2 बचेगी, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस का 2। ये 3 2 जा 6, पावर का हिसाब देख लो भैया, 11 प्लस का माइनस का कितना, 14। तो क्या बचेगा बताओ, माइनस का 3। ये क्या निकाला तुमने, फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है भाई जी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हुआ। इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन 2 क्या है, जरा सुने सब लोग और देखें। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। देखिए फर्स्ट चार्ज है, हमने उसको Q1 लिख दिया है। वो चार्ज की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, 0.4 माइक्रो कूलम्ब। देखो एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी माइक्रो कूलम्ब हमें गिवन हो तो हम लोग इसको कूलम्ब में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइक्रो कन्वर्ट हो जाएगा कूलम्ब में। ये कूलम्ब हो गया Q1। अच्छा, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, माइनस का है। देखिए दूसरा वाला जो चार्ज है हमारा वो माइनस का 0.8 है, वो भी माइक्रो कूलम्ब है। उसको भी हम लोगों ने कूलम्ब में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा आगे देखो, इन एयर, मीडियम नहीं है, मीडियम की जगह क्या है, एयर। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में विचार नहीं करना आपको जब तक एयर बोलेगा।
इज 0.2 न्यूटन। भाई फोर्स हमें कितना गिवन है? 0.2 न्यूटन। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स? पहला पार्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस फाइंड करनी है। हम सेकंड पार्ट बाद में रीड करेंगे, पहले फर्स्ट का काम कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस तो देखो Q1, Q2, F और R, तो भैया कौन सा फार्मूला सटीक बैठ रहा बताओ भाई? कूलम्स ला तो लग रहा है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है? 9 × 10⁹। Q1 Q2 की वैल्यूज रख लीजिए जरा, देखिए 0.4 × 10⁻⁻6 और 0.8 × 10⁻⁻6। बट ये माइनस का था, एक बात ध्यान रखिएगा, और R की वैल्यू हमें पता ही करनी है, और फोर्स हमारे पास 0.2। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, ये जो सेकेंड वाला चार्ज है ये निगेटिव है। अगर हम इसका निगेटिव साइन यहाँ छोड़ दे रहे हैं, ध्यान रखना, निगेटिव सिर्फ ये बताता है, एक चार्ज पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब फोर्स कैसा हुआ बताओ? अट्रैक्शन हुआ। अगर उसको रखते कभी फोर्स कैलकुलेट करते समय तो माइनस आंसर में आता कि नहीं आता? माइनस ये बताता कि अट्रैक्शन फोर्स है, और निगेटिव होने का कोई दूसरा सेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम निगेटिव लीव करके सॉल्व करेंगे। उसका एक रीजन और बता दें, R स्क्वायर निकाल रहे हैं ना पहले, फिर रूट लेंगे। अगर उसको निगेटिव डाल दोगे, वो केवल अट्रैक्टिव को बताने के लिए यूज किया गया था, तो फिर वो आंसर में माइनस में अंदर आएगी वैल्यू, तो इमेजिनरी हो जाएगा कि नहीं? इसलिए हम लोग निगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे प्रॉपर, हम सिर्फ ऐसे। और अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं सर हम करना चाहते हैं इस्तेमाल, अगर, तो फिर उसके लिए लॉजिक क्या है ध्यान देना, इधर भी साइन माइनस लेना होगा तुम्हें, क्योंकि फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव। तो हमें फोर्स को कैसा लेना चाहिए? निगेटिव। तो फिर इधर भी निगेटिव लो, उधर भी निगेटिव लो, दोनों निगेटिव आपस में खत्म। जहर को जहर खत्म करता है, सांप काट ले तुम सांप को काट लो, खत्म हो जाएगा जहर, ठीक है। तो चलिए R स्क्वायर निकालते हैं। 9 × 10⁻⁹ ऐसे रहने दीजिए, 0.4 और 0.8 और पावर एक साथ लिख लीजिए -12 अपान में 0.2 आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं, डेसिमल 1 प्लेस, डेसिमल 2 प्लेस, नीचे डेसिमल की वजह से आएगी 0 की नहीं आएगी बताओ भाई? आप भी काट डालो, किसको? सांप को। तो 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, ठीक है। अभी पावर देख लेते हैं, ये पावर भी ये +1 है, नीचे पावर ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, तो ये -13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? और प्लस की यहाँ कितनी है? 9, तो फिर कितना बचने वाला है? माइनस का 4 बचने वाला है कि नहीं? पावर हमेशा जब स्क्वायर चल रहा हो LHS में ध्यान रखिएगा, तो पावर हमेशा कोशिश करिए इवन नंबर्स में रहनी चाहिए। किस में रहनी चाहिए? इवन। तो पावर हमेशा हाफ हो जाती है स्क्वायर रूट लेने में। तो देखिए R की अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसका 12 आ जाएगा, और पावर में कितनी बचेगी? -2। ये देखो मीटर्स में आंसर है, आप ऐसे लीव कर सकते हो, या पावर हटा करके इसको सेंटीमीटर में भी लीव किया जा सकता है। ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ भैया। अभी सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर उसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है जरा देखो, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। बढ़िया बात, इस बात पे गौर करिए। देखिए, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। फर्स्ट ने सेकेंड पे कितना लगाया, या सेकेंड ने फर्स्ट पे कितना लगाया? ध्यान रखिएगा, फोर्स इस तरह से जो होते हैं ये म्यूचुअल फोर्स होते हैं, या एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं। कैसे होते हैं? हम आपको कंटाप मारेंगे तो हम फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? ये क्या हुआ? एक्शन। तो आप उतना ही पलटवार करोगे, मतलब जरूरी नहीं कि हाथ से करो। हम तुम्हारे गाल पे चाटा मारे तो जो फोर्स हमने आपके गाल पे लगाया ना, वो गाल हमारे यहाँ पे उतना लगाएगा। फीलिंग जरूर नहीं होगी, वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर हार्डनेस ज़्यादा है। ये खोपड़ी अगर पटक दो तुम दीवार में तो किसको ज़्यादा फील होगा? दीवार को कि तुम्हें? तुम्हें ज़्यादा फील होगा। लेकिन एक्शन रिएक्शन बराबर ही काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, ए ने फोर्स बी पे लगाया तो बी ने कितना लगाया, तो जितना ए ने बी पे लगाया होगा उतना ही पलट के बी भी लगाएगा। सिमिलर फोर्स काम करेगा तो हम कहेंगे ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टेड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी रहती है ऐसे में? तो कह देंगे यहाँ पर सिमिलर फोर्स, सेम फोर्स। या सेकेंड पार्ट का रिजल्ट क्या आएगा? 0.2 न्यूटन ही जो पहले था। देखो फोर्स हमको गिवन था कि नहीं दिया?
ए ने बी पे इतना लगाया तो बी ने पलट के कितना लगाया होगा, सेम लगाया होगा। इसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन ये लिखना है, देयर आर फोर्स इज म्यूचुअल दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन, सो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिवेटेड। यहां लिख देना देयर आर एक्शन एंड रिएक्शन acted that is equal amount equal to 0.2 न्यूटन। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। वेलकम बैक वंस अगेन फ्रॉम द NCERT 1.3 क्वेश्चन इज सेज दैट चेक दैट द रेशियो KE स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा जरा, KE स्क्वायर बाई GME MP इज डायमेंशनलेस। सबसे पहले इस क्वेश्चन ने हमसे क्या डिटरमाइन करने को बोला है कि ये रेशियो डायमेंशनलेस है, सबसे पहला काम तो। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, लुक अप टेबल। अब हम लोग टेबल नहीं देखने वाले, हमको वैल्यूज पता है, हम डायरेक्ट रख लेंगे यहाँ पर, लेकिन NCERT में टेबल बनी है, वहाँ कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज दी गई हैं, जैसे कि चार्ज, मास, ये सब वहाँ गिवन है, हम लोग यहाँ डायरेक्ट रखेंगे। तो टेबल कह रहा है यूज़ कर सकते हो आप। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और लास्ट में कहना व्हाट डज रेशियो सिग्निफाई, वो जो वैल्यू आएगी उससे हमें क्या सिग्निफाइज वैल्यूज या कुछ इंफॉर्मेशन मिली या नहीं मिली। तो चलो पहले तो हम ये पता करते हैं ये डायमेंशनलेस है, ये हमें प्रूफ करना है। डायमेंशनलेस प्रूफ करना है, देखो हम दो बातें कर सकते हैं, के बारे में पता होना चाहिए मुझे और कैपिटल G के बारे में पता होना चाहिए। बात बाकी ये चार्ज है और ये मास है, ठीक है। आप बताओ कि यहाँ के है क्या, के क्या होता है, के होता था याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, होता कि नहीं होता है। या इसकी वैल्यू के हिसाब से हम कहें तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। ये मैंने आपको सिखाया थ्योरी में, बट हो सकता कोई बच्चा ये भूल जाए यूनिट, ऐसा हो सकता है किसी के मन में यूनिट ना हो। तो हम एक काम करते हैं, ये वैल्यू पहले कूलम्स लॉ से निकालते हैं। कूलम्स लॉ में मैंने सिखाया था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये तो सबको याद होगा, ये कोई नहीं कह सकता कि सर हम भूल जाएंगे। ये फॉर्मूला भूल जाओगे क्या, कूलम्स लॉ का, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हमें K की यूनिट देख लेनी है, देखो तो K बनेगा FR स्क्वायर बाई Q1 Q2, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। यूनिट वर्सेस अगर हम बात करें तो ये क्या बनने वाला है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। मुझे यहाँ पर K की यूनिट चाहिए, हम डायमेंशनलेस प्रूफ करने जा रहे हैं, यूनिट्स रख लेंगे और बाद में डायमेंशन निकाल देंगे। तो पहले हमने K की यूनिट निकाल दी, बताइए। अच्छा अभी G की यूनिट की बात कर रहे हैं हम G की यूनिट देखो तो ये किससे निकलती है, न्यूटन्स लॉ से। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 11th में 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। G m1 m2 बाई R स्क्वायर, याद आ रहा किसी को। तो यहाँ से G की अगर हम यूनिट बनाते हैं तो G क्या बनने वाला था, FR स्क्वायर बाई m1 m2 बनने वाला था कि नहीं बनने वाला था बताओ। तो यूनिट क्या बनेगी, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर। बताइए, हमने दो चीज़ों की यूनिट आपके सामने रख दी है जो तुम्हें इस्तेमाल करनी है। एक तो K की यूनिट इस्तेमाल करनी है और एक G की इस्तेमाल करनी है। चलिए अब उस कांस्टेंट पे आते हैं वापस। ये एक रफ वर्क मान लो चाहे आप जैसे समझना हो, हमें इसको प्रूफ करना डायमेंशनलेस। तो चलिए हम इस वैल्यूज को रखते हैं। K की सबसे पहले यूनिट रख दो। K की यूनिट क्या है, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। E मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये देखो दो बार ये है ना, कूलम इंटू कूलम, तो क्या बन गया, कूलम स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया ऊपर बताइए। नीचे देखो कैपिटल G की यूनिट हमने क्या निकाली थी, न्यूटन, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में kg स्क्वायर। और ये दो बार मास है, देखो प्रोडक्ट m1 m2, तो kg इंटू kg क्या बन गया, kg स्क्वायर। ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से आप लोग इस बात को देखो जरा। तो अब आप क्या पा रहे हैं, ये कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये kg स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे क्या बचा न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट में कुल मिला क्या आ गया 1।
1 क्या मतलब डायमेंशनलेस नहीं आ गया, यानी अगर डायमेंशन लिखोगे तो M0 L0 T0 लिखोगे, बोलो भाई। तो हम इस जगह प्रूफ कर पाए कि दिस रेशियो इज डायमेंशन लेस। क्लियर बात, इतनी बात क्लियर है। एक और बात, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले फर्स्ट पार्ट नोट कर लो, फिर वैल्यू कैलकुलेट कराते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो देखिए हम लोग बात करेंगे अभी इसकी वैल्यू कैलकुलेशन। लुक अप एट टेबल, हम टेबल लेवल नहीं लुक करने वाले, हम सीधे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, KE² बाई GMP और ME, ठीक है। सुनिए जरा सब लोग, इसकी वैल्यू क्या आएंगी, पहले तुम रिजल्ट ही बता दें आपको, कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे, वो आपको तैयार होनी चाहिए वैल्यूज। देखो अगर कभी इलेक्ट्रॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन रेशियो पूछे, या इलेक्ट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन पूछे, या प्रोटॉन वर्सेस प्रोटॉन पूछे, ध्यान रखिएगा ये जो यहाँ पर वैल्यूज होंगी, यानी जो पार्टिकल यूज किए गए, अभी इस जगह जो पार्टिकल यूज है वो कौन कौन यूज किए गए बताओ, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यूज किए गए कि नहीं, बताओ। ई और पी सफिक्स लगा कि नहीं लगा, यानी इस क्वेश्चन में जो दो पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल्स हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, यानी यहाँ पर कौन सा मामला लेना है हमें, ये वाला। लेकिन कभी कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए जिसमें दोनों ही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, और फिर क्या ये रेशियो पता करो, या दोनों में से दोनों प्रोटॉन हो जाए। तो हम आपको एक रफली आइडिया देते हैं, अप्रॉक्स आंसर की वैल्यू बताते हैं, पावर हम बता देते हैं, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, ठीक है। देखो जब इलेक्ट्रॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहां पर पहले ऊपर कौन सा फोर्स है, अगर हम आपसे पूछे चार्ज वाला कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और मास वाला कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल। यानी एक्चुअल में जो रेशियो ये है, ये कौन से दो फोर्स का रेशियो है, कूलम्ब्स लॉ का और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, उन्हीं से तो बना ही फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे ध्यान रखना, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन सॉल्व करेंगे तो 10⁻43 आएगा। कितना आएगा, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है तो अप्रोक्सीमेटली 39 आएगा, और दोनों ही प्रोटॉन है तो अप्रोक्सीमेटली 36 आएगा। ये तो आपके पास एक ब्रेन के अंदर ही वैल्यू बैठ जानी चाहिए कि हम जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे आंसर कुछ इस तरह से आएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स अपान में ग्रेविटेशनल फोर्स सॉल्व करें और दोनों पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो तो आंसर पे पावर लगभग कितनी आनी चाहिए, 43। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो कितनी आनी चाहिए, 39, और दोनों ही प्रोटॉन होंगे तो 36। अभी यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, यानी हमारा जो कैलकुलेशन होगा उसमें पावर कितनी होगी, कितनी होगी बताओ, 39 होगी कि नहीं होगी। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, हम यही निकालने वाले हैं। तो देखिए k की वैल्यू आपको सब याद होगी, सब लोगों को कि k कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। इन्होंने कहा था टेबल से देख लो, लेकिन हमको वैल्यूज याद है तो हम लोग डायरेक्ट रख ले रहे हैं, ठीक है। ये चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है। g की वैल्यू आपको याद है किसी को, 6.67 10⁻11 न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन में, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद होगा 9.1 10⁻31 kg। ये एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन आप अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 9 भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, तो हम लोग 9.1 की जगह 9 ले रहे, थोड़ा करने में आसानी रहेगी, नहीं सही रहेगा, थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी पड़ेगी। ऐसे 9 × 10⁻31, और प्रोटॉन का मास होता 1.67 10⁻27। अब ये कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को, क्या करनी भैया, कैलकुलेशन करते जाइए। तुम तो जानते हो मैं बहुत फास्ट कैलकुलेट करता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 2.2 10⁻39। अभी आपको मैंने टारगेट दे दिया कि आप लोग करो भी कैलकुलेशन, फिलहाल बात बाकी लोग नोट करते हैं, कैलकुलेशन करें जरा। आप करेंगे एक बात सीधा, देखो अब चलो तुम लोग कैलकुलेशन करो नहीं, देखो इधर टाइम पास कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, ये कितनी पावर है, 11 है, माइनस क्यों, ये कितनी है, 27 है, माइनस की नहीं बताओ, ये मिलाओ 38 हुआ कि नहीं हुआ माइनस का,
और इसकी पावर करोगे स्क्वायर तो क्या बनेगी, 38 बनेगी। खत्म हो गए आपस में कि नहीं खत्म हो गए, बताओ। अच्छा ये बचा क्या, 9 से 9 काट डालो, हटाओ। ये 1.6 दो बार ऊपर बचा कि नहीं बचा, और नीचे देखो 1.67 बचा। इसको 1.6 ले रहे हैं थोड़ा आसान करने के लिए, और ज़्यादा आसान कर दे रहे हैं। और ये 6.67, ठीक है। पावर का हिसाब देखो आप, ये तो मामला निपट गया, ये पावर और इसकी पावर खत्म हो गई। ये 31 ऊपर जाएगी प्लस की होगी, और 9 पहले से है, तो पावर में कितनी आ गई बोलो, टोटल 40 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी पावर, यहाँ बताओ। डेसिमल निपटारा कर दो, ये 1 0 इसका इसमें उतार के रख लो, ये तो काट डालो, तो 160/66 के करीब करीब आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, नीचे बताओ ऐसे। और एक पावर इसकी उतारी थी मैंने पहले से, तो पावर कितनी बच गई, इसको अप्रॉक्स में डिवाइड करो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा नहीं। अगर 3 टाइम कर दोगे 180 क्रॉस हो जाएगी वैल्यू, बताओ। पता नहीं कैलकुलेशन में कहा तुम लोग परेशान हो इतनी देर से, हो गया आंसर। हमने आपको मेनली ये बताया था, हमने जो अभी आपको पीछे सिखाया था कि इस तरह से आप याद रखना कि हमारे आंसर में क्या पावर्स आने वाली हैं। और ये पावर अगर याद होती तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आसानी रहती है। उसमें जो 4 ऑप्शन होंगे ना, उनमें पावर्स से मतलब होगा, पावर देख के तुम अंदाजा लगा लोगे कौन सा करेक्ट है। तो ये एक बात तो ये हो गई कि रेशियो फाइंड करने को बोला था, देखो कहा था वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, तो वैल्यू निकल आई 2.2 10⁻39। अब एक और सुनिए, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, इस रेशियो का मीनिंग क्या निकल रहा, जरा प्लीज ध्यान से सुने, यही तो असली बात है। Fe और Fg का रेशियो कितना निकला है, 10⁻39, मैंने केवल पावर से देखा। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल के बिटवीन, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जो मास की वजह से फोर्स बनता है, जो फोर्स मास से बनता है उसको ग्रेविटेशनल कहते हैं, F = G m1m2/r²। और जो चार्ज से बनता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। आप बताओ यहाँ से कौन सा वाला फोर्स और बहुत ज्यादा है, बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कितने टाइम ज्यादा है, 10⁻39 टाइम। ये 39 को क्या बोलोगे बताओ, बोलो कोई, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन जिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। पावर कितनी बनी, 18 बनी, अभी तो 18 बनी, तो 100 बिलियन टाइम्स ऑफ 100 बिलियन, 2 बार पावर यूज हो गई ना, मतलब मैनी मोर टाइम्स हुआ कि नहीं, बताओ। तो यहां से सिग्निफिकेंस ये निकलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच एंड मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। या इसको उल्टा बोलो तो कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। यहां से ये सिग्निफिकेंस पता चला, तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between charged particles very much greater than gravitational force acting between them। एक और बात ध्यान रखिए, अगर यही क्वेश्चन हमसे पलट के पूछता उल्टा, ये भी याद रखना, ये जरूर ध्यान रखना कि पहले किस फोर्स को इन्होंने इंडिकेट किया है। इस बार पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला था इसलिए पावर प्लस में है। अगर कभी पलट के आवे, ऊपर बोला जाए ग्रेविटेशनल वाला, तो पावर यही सब क्या हो जाएंगी, सब माइनस हो जाएंगी, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये ध्यान रखना जरूर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, नोट करने, फिर अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। NCERT of class 12, explain the meaning of statement, क्वेश्चन सुनिए और समझिए। explain the meaning of statement electric charge of a body is quantized। देखो यहाँ पर आपसे किसकी मीनिंग पूछी है, क्वांटाइज्ड। मैंने आपको एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ाया था पिछली जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद है किसी को, क्या मतलब बताया था? यू कैन से दिस, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? मैम एक्सक्यूज मी, कैन यू से? Q is equal to NE, मतलब डिफाइन करें तो, हाँ करो, क्या तुम हाथ उठा रहे हो ऐसे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल या एलिमेंट्री चार्ज, उसको हम सिंबल क्या बोलते हैं, E। E मतलब कितना,
1.6 10⁻⁻⁹ तो सुनिए, किसी भी पार्टिकल पर, एटम पर जो सबसे छोटी फ्री वैल्यू हो सकती है चार्ज की, वो कितनी हो सकती है? E। कितनी हो सकती है? E। इससे छोटा नहीं। फिर इस जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा फ्रीली, वो या तो E होगा या E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीजर मतलब समझते हो ना, 1 2 3 या -1 -2 -3। तो हमेशा जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा किसी पार्टिकल पे, वो या तो +E या -E होगा, ध्यान से सुनना, या फिर +-2E होगा, या फिर +-3E होगा, या +-4E होगा, या +-NE होगा। इसको ही क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्वांटा वर्ड मतलब पैकेट होता है। तो किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज का बंडल फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, वो हमेशा E या E की टेबल होगी। टेबल तो समझते हो, इंटीजर्स 1 2 3 4 5 टाइम्स, बोलो। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जनरल फॉर्मूला क्या बन के तैयार हुआ? Q = NE। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इसमें इतनी लाइन थोड़ा लिख लो, इस क्वेश्चन के आंसर में लिख लो लैंग्वेज। लिखिए, द चार्ज फ्रीली एग्जिस्ट at any particle is always इंटीग्रल मल्टीपल, या इंटीजर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, इंटीग्रल, लेकिन हम बोलेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, दैट इज के आगे ये लाइन लिखिएगा, Q = +-E +-2E +-3 +-NE, या Q = NE। इट नेवर फ्रैक्शनल मल्टीपल, फ्रैक्शनल और डेसिमल मल्टीपल ऑफ E, यानी चार्ज कभी भी ऐसा नहीं होगा। देखो, इक्वल करके काट दो, 3/2E नहीं एग्जिस्ट करेगा, 5/7 नहीं एग्जिस्ट करेगा, या 0.75E या 0.45E, मतलब ऐसे कुछ एग्जिस्टेंस अगर कहीं लिखा हो तो समझ लो गड़बड़ लिखा है। ना फ्रैक्शन होगा ऐसा वाला, और ना ही डेसिमल फ्रैक्शन होगा। ये चीज़ इम्पॉसिबल है, हमेशा ऐसा रिजल्ट आएगा। ये तो हो गया पहली बात का कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। सेकेंड पार्ट बी पे आते हैं, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोप, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक माइक्रोस्कोप और एक होता है मैक्रोस्कोप। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल या अपोजिट हैं। माइक्रो मतलब होता है वेरी स्मॉल। क्या होता है? अगर माइक्रो वर्ड यूज करते हो, माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे बहुत चीजें माइक्रो यूज की होंगी आप लोगों ने। और अगर मैक्रो है तो मतलब वेरी लार्ज। यहां पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा मैक्रो के बारे में। किसके बारे में कह रहा है? जब मैक्रोस्कोपिक डीलिंग करते हैं, बहुत बड़े चार्ज की बात करते हैं, तब हम लोग इस बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमेशा E का मल्टीप्लायर होना चाहिए। तो जब बहुत बड़ी, ध्यान रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी पे चौपाई लिखी, इसी क्वेश्चन पे। उन्होंने कहा, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। सुना? नहीं सुना? जो समर्थ व्यक्ति होता है वो कुछ भी करे उसके ऊपर दोष नहीं लगता है। दोषी हमेशा कौन रहता है? जो कमजोर होता है, उसी को दुनिया भर के मतलब इंडिकेशन या बाउंडेशंस होते हैं। तो समर्थ व्यक्ति के लिए दोष नहीं, मतलब ये बहुत बड़ी अमाउंट हो गई ना, तो वहां पर ये क्वांटाइजेशन कंसीडर नहीं करते हैं। रीजन क्या है? एक्चुअल में जब लार्ज अमाउंट पे डीलिंग कर रहे होते हैं ना, तो चार्ज को एक लाइन जैसा इमेजिन कर लिया जाता है कि ये ऐसे लगातार बढ़ता जा रहा है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। तो इसलिए वो कुछ भी वैल्यू ली जा सकती है। प्रैक्टिकली वो गलत है, प्रैक्टिकली यही होगा, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट है, उस सामने उस फ्रैक्शन की वैल्यू, जो फ्रैक्शनल पार्ट उसमें एडिशन में है, वो निग्लिजिबल रहेगा, इसलिए उसको हम अवॉइड कर देते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इस सेकेंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन को लिख रहा हूं मैं, ये बी पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो लिखिए, व्हेन वी डील
with macroscopic distribution of charge we does not consider quantization concept of charge because for macroscopic charge distribution considered continuous, that is fractional part negligible, जो फ्रैक्शन हुआ भी वो कोई वैल्यूफुल नहीं है, निग्लेजिबल है, उसको कंटिन्यूअस की तरह इस्तेमाल करते हैं कि लगातार बन रहा, कहीं से भी टुकड़ा ब्रेक किया जा सकता है। नोट कर लीजिए इस लाइन को। 1.5 प्लीज। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. Similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखो, आपको बता दें जानकारी के लिए, अगर ग्लास की रॉड हो, उसको सिल्क के कपड़े में ऐसे रब करो, ऐसे वुड पे रख दो, फिर दूसरी उठाओ, उसको रब करो, वुड पे रखो, तो दोनों रिपेल करेंगी आपस में। क्या करेंगी? रिपेल। लेकिन अगर वही ग्लास की रॉड बिल्ली के फर पे, बिल्ली पाली हो तुमने तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे रगड़ देना, वो वहां रखी जाए तो अट्रैक्ट कर लेती है। इससे ये तो पता चला कि ग्लास रॉड पे दो अपोजिट नेचर के चार्ज आए तभी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक बार सिल्क से कोई दूसरा चार्ज आया और बिल्ली के साथ जब फर से रगड़ा गया तो चार्ज बदल गया। आपको बता दें, जब भी ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जाता है तो ग्लास वाली रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। किस पे? ग्लास प्लस सिल्क के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो ग्लास हो जाती है पॉजिटिव चार्ज्ड और सिल्क कैसी हो जाती है? निगेटिवली चार्ज्ड। ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने छोटी क्लास में कभी ऐसे स्केल लेकर के ऐसे बालों में से रगड़ करके कागज के टुकड़े ऐसे चिपकाए होंगे। इसमें रब करते हैं तो जो स्केल है वो फाइबर की या प्लास्टिक की बनी है, और आपने जब रब किया तो फ्रिक्शन हुआ बालों के साथ, हेयर्स के साथ। इस वजह से ग्लास की रॉड या फाइबर की रॉड कैसी हो गई? इलेक्ट्रीफाइड हो गई, और उसने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने में अट्रैक्ट कर लिया, चिपका लिया। यहाँ भी चार्जिंग हो गई है। क्या हो गई है? चार्जिंग कॉन्सेप्ट यहाँ भी। लेकिन कभी ध्यान रखना, अगर वही स्केल मेटल की हो, मेटल की भी तो आती हैं, उनमें ऐसा नहीं होता, करके देख लेना, क्योंकि मेटल डज नॉट इलेक्ट्रीफाइड बाय द फ्रिक्शन। इलेक्ट्रिफिकेशन ध्यान रखिए इंसुलेटर का नेचर है फ्रिक्शन वाला। अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट ध्यान रखिए फ्रिक्शन करने से इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, यानी उस पर चार्ज हो रहा है, तो पक्का वो कैसा मटेरियल है? वो इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है। कैसा है? इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। तो आप अगर लोहे वाली स्केल हो, स्टील वाली जो आती है, उसको कभी ऐसा करें तो कागज के टुकड़े नहीं चिपकाएगी। आप करके देख लेना, ठीक है? फाइबर हो, प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, यहाँ तक वो उसमें ऐसा होगा। तो बात कर रहा था यहाँ पर हमें बताना लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो हम ये कहेंगे, जब हम फ्रिक्शन कर रहे हैं ग्लास रॉड का सिल्क के साथ, तो फ्रिक्शन करने में एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको नेचर बता दिया, ग्लास कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। और सिल्क कैसा हो गया? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए बताओ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम दी ग्लास टू सिल्क, यही तो हुआ, तभी तो निगेटिवली चार्ज हुई। जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाते वही तो निगेटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लीव कर रहा होता, दे रहा होता, वो कैसा हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज।
तो यहां पर ध्यान रखिए, चार्ज अगर नेट चार्ज पूछे हम दोनों का तो कितना रहेगा बताओ? नेट चार्ज कोई ट्रांसफर हुआ क्या? एक के पास पॉजिटिव आया उतना ही दूसरे के पास निगेटिव हो गया, तो नेट चार्ज तो अभी भी जीरो है कि नहीं बताओ? यानी चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज कंजर्व रहता है कि नहीं रहता बताओ? वो इस बात से प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे के पास। भाई मनी है, मनी, पैसा 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 करती है नहीं, तो पैसा कोई मतलब पैसा डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, ध्यान रखना, प्रोड्यूस भी नहीं होता है, ट्रांसफर होता है। तुम्हारे जेब से हमारे जेब में, हमारे जेब में इनके जेब में, मतलब इधर से उधर जाता कि नहीं जाता बताओ? इनके अकाउंट से उनके अकाउंट, उनके अकाउंट से उनके अकाउंट, बस यही होता है मनी, और कुछ नहीं। ठीक, तो मनी, चार्ज, ये सब क्या है? कंजर्व रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकली लिखना है, मतलब हमें ये बताना है कि कंजर्वेशन को प्रूफ कर रहा है। तो लिखिएगा, व्हेन अ ग्लास रॉड rub with silk cloth, then electrons of glass rod transfer to the silk, hence glass rod becomes positively charged while silk negatively charged with equal amount, hence we can say that net charge B0, which represent conservation of charge, which represent conservation of charge। नोट कर लीजिए इसको। ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। क्वेश्चन सुनिए भैया, अच्छा है ये, थोड़ा सुन लें आप लोग। 4 पॉइंट चार्जेस, इनके नाम भी दिए हैं, QA, QB, QC, QD, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD। चलो एक काम करते हैं, पहले एक स्क्वायर बनाते हैं ABCD। एक स्क्वायर हमने ट्रेस कर दिया ABCD, ठीक है। QA की जो वैल्यू है, A पर जो चार्ज उपस्थित है QA, वो हमारा प्लस का 2 माइक्रोकूलम है। B पर हमारा -5 है, देखो QB है -5 माइक्रोकूलम। QC प्लस का है 2 माइक्रोकूलम। QD हमारा माइनस का है 5 माइक्रोकूलम। एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर लिया है, इसकी साइड लेंथ कितनी है भाई जी? 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। प्लीज, सेंटर का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल। ये जानते हो कि नहीं जानते हो भाई? स्क्वायर का ही तो सेंटर है। यहां पर जो चार्ज है वो कितना है? +1 माइक्रोकूलम है। और इसी जगह जो फोर्स एक्टिव होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। क्वेश्चन समझ लो, एक स्क्वायर दिया ABCD, इसके ऑल कॉर्नर्स पे चार्ज दिए गए हैं, उनकी वजह से एक फोर्स जनरेट होगा सेंटर पे, क्योंकि वहां पर भी एक चार्ज रखा है। वो चार्ज नेचर वाइज कैसा है? पॉजिटिव है। तुम्हें इस वाले पर, जो यहाँ पर सेंटर में जो चार्ज रखा, इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ओरली कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नेचर कैसा है जरा बताओ? पॉजिटिव है। और इस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो डायरेक्शन कैसी होगी? रिपल्सन होगा कि नहीं बताओ? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर जाएगा?
बाहर की तरफ इधर सी की तरफ जाएगा, यानी जो ए ने फोर्स लगाया सेंटर वाले पर उसकी डायरेक्शन एफ ए कह दी और इस तरफ चली गई कि नहीं बताओ। और जो सी वाला है वो कैसा नेचर में है, देखो वो भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये भी तो रिपल उस तरफ करेगा। इसको देखो एफ सी, जरा एफ सी और एफ ए की कैलकुलेशन अगर हम करें, ध्यान देना प्लीज, तो दोनों इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे बताओ? के और Q1 Q2 करोगे, जब एफ ए निकालोगे तो Q1 क्या है 2 और Q2 क्या है 1, जब एफ सी निकालोगे तो Q1 क्या है 2 और Q2 क्या है 1, यानी सेम चार्ज दोनों सिचुएशन पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ। एक और डिस्टेंस दोनों के बीच की, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डायगोनल का मिड पॉइंट है, इक्वल होगी जो भी होगी, हमने इसको आर कह दिया। ये सब डिस्टेंस क्या हो गई आर। आप बताओ एफ ए और एफ सी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और डायरेक्शन दोनों की देखो अपोजिट होंगी, तो नेट फोर्स क्या बना? अगर एफ ए सी का नेट निकालो, एफ ए माइनस एफ सी निकालो तो क्या आया 0। इन दोनों ए ने एक दूसरे को रिड्यूस कर दिया, खत्म कर दिया, वैनिश कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। अब इधर वालों देखो, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस है, ये क्या करेगा इधर अट्रैक्ट करेगा, यानी एफ बी की ये डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी बताओ। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये एफ डी भी इधर को काम करेगा। देखो एफ बी और एफ डी की डायरेक्शन अपोजिट है, और अगर वैल्यू निकालोगे तो सेम आएगी कि नहीं बताओ। ये 5 ये 1, वो 5 ये 1, डिस्टेंस सेम, तो यानी हम कह सकते हैं जो एफ डी होगा वही होगा एफ बी, डायरेक्शन है अपोजिट, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट एफ बी डी आएगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही तो होगा अपोजिट होने की वजह से, और इक्वल अपोजिट है तो नेट वैल्यू क्या देंगे 0। कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है। तो नेट फोर्स कुल मिलाकर के, नेट फोर्स एट सेंटर कितना हो गया 0। ये क्वेश्चन इस तरीके से हुआ। नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 1.7 की बात करते हैं एनसीईआरटी में। क्वेश्चन समझिए, फिर इसके आंसर पे बात करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, व्हाई नॉट? मतलब क्या, देखो आपको बता दूं मैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होती हैं। ऐसे हमने आपको जब थ्योरी डिस्कस की थी तो ऐसे बना करके समझाया भी था। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो इस तरह से कर्व आता है। अगर आइसोलेटेड चार्ज हो, सपोज करो पॉजिटिव ही हो अगर, तो हम लोग कर्व ऐसे बनाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है ये कर्व कहीं पर अचानक ब्रेक नहीं हो जाता है, मतलब कहने का जैसे यहाँ पर खाली जगह हो सपोज करो फिर आगे अपीयर हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ये लगातार चलता है। कहने का इन द सेंस ये समझना, सपोज करो ये चार्ज रखा है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए इनका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। फील्ड होगा तो फोर्स होगा, क्यों? क्योंकि F = Q × E। तो ये जो फील्ड लाइंस होती है अचानक ब्रेक नहीं हो जाती कि बीच में इतना खाली हो फिर आगे स्टार्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि ऐसे आगे कंटिन्यूअस चलता रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होता है ये भी बता दें आपको याद होगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड है E = KQ/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिस्टेंस की स्क्वायर का इनवर्सली होता है। तो अगर इसे 0 होना है तो कहाँ 0 होगी? जाके इन्फिनिटी में। इसका मतलब बीच में कहीं ब्रेक होने का मतलब 0 है। तो क्या ये पॉसिबल है? पहले बताओ, अगर यहाँ अगर ब्रेक हो जाए लाइन, इसका मतलब फील्ड कितना हो गया 0। तो ये तो इन्फिनिटी मिल गया तुम्हें। क्या ऐसा है? इन्फिनिटी है क्या ये 0 कहाँ होते हैं? इन्फिनिटी पे। क्वेश्चन यही हमसे डिमांड कर रहा है कि ब्रेक क्यों नहीं है। तो लॉजिक इसका क्या होगा, हम लिखेंगे क्या डिस्कशन कि क्यों नहीं ब्रेक होता है। तो इसका डिस्कशन इसकी डेफिनेशन में छुपा है। हमने जब डेफिनेशन कराई थी तो हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी स्मूथ कर्व विच रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। याद है मैंने बोला था ये पॉजिटिव चार्ज के प्रोपगेशन की पाथ होती हैं, रास्ता होती हैं। अगर वो चार्ज
जंप करते हुए मूव करे, ध्यान रखना, अगर कभी जंपिंग हो जाए तो वो रास्ता कर्वेचर कन्वर्ट कर देगा। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि कोई चार्ज पार्टिकल चलता जा रहा हो, सपोज करो, और कहीं अचानक बीच में गायब होकर फिर प्रेजेंट हो जाए, कभी ऐसा पॉसिबल है? वो बहुत ज्यादा जंप करेगा तो ये कर्व इस तरफ को घूम जाएगा। देखो कर्व गायब नहीं होने वाला है, देखो ये एक पाथ है, क्या है? रास्ता है, किसका? चार्ज के मूव होने का। और रास्ता हमेशा कैसा रहेगा? कंटिन्यूअस। ब्रेक होने का मतलब वहां चार्ज ही डिसअपीयर हो गया, तो डिसअपीयर होके कहीं तो गया होगा, जहां गया होगा वो रास्ता वहीं से निकलने लगेगा जाके। स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व होते हैं ये, कौन? फील्ड लाइंस। अगर इनको हम डिसअपीयर कर रहे हैं कहीं, यानी जंप कर रहा है सडन, इसका मतलब हुआ वहां पर फील्ड जीरो है। और किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए फील्ड कहाँ जीरो मानते हैं हम लोग? इन्फिनिटी में। इसका मतलब ब्रेकअप कभी पॉसिबल, सडन ब्रेक पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पर हम फील्ड लाइंस को डिसअपीयर रिप्रेजेंट करते हैं। बता दें आपको, अगर यही फील्ड लाइंस मेटल के थ्रू पास हो रही हो, देखो ये मेटल है सपोज करो, ये फील्ड लाइन मेटल के सरफेस तक तो होती हैं, और फिर सरफेस के बाद अंदर हिस्से में कैविटी जैसे स्फेरिकल सेल हो, उसके अंदर फील्ड जीरो होता है, क्योंकि वहाँ फील्ड लाइन नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि फील्ड ही नहीं। और फील्ड क्यों नहीं? क्योंकि चार्ज नहीं वहाँ एग्जिस्ट करेगा। चार्ज कहाँ एग्जिस्ट करेगा? सरफेस पर। तो वो लाइन ध्यान रखिए सरफेस के अक्रॉस निकल जाती है, इसलिए आपको बीच के स्पेस में अपीयर नहीं होती है। ब्रेक तब भी एक्चुअल में नहीं होती है, वो कहाँ से पास हो रही होती है उस समय? सरफेस के क्रॉस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सिचुएशन तो ऐसा दिखाया जाता है कि यहाँ पर ब्रेक हो रहा। देखो ये हमने प्रॉपर्टी आपको लिखाई भी थी इस तरह से। तो इसका बहुत छोटे कट में अगर हम आंसर लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहली तो एक लाइन डेफिनेशन लिखेंगे, किसकी? फील्ड लाइन की। फिर हम उससे इसका लॉजिक निकालेंगे। तो पहला तो एक लाइन डेफिनेशन में लिखिएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are imaginary smooth continuous curve which represent motion of positive charge। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन उसके आंसर पे आते हैं। हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस and becomes zero at infinity, becomes zero at infinity। अब हम कहेंगे अगर बीच में ब्रेक हुआ, इसका मतलब है वहां से चार्ज पास ही नहीं हुआ, जो कि इम्पॉसिबल है, या यूं कहे वो पॉइंट इन्फिनिटी है, वो भी नहीं मिल सकता। इन्फिनिटी मिलता ही नहीं कभी हमें, तभी तो उसका नाम इन्फिनिटी है। तो हम कहेंगे इफ this line suddenly disappear, it means charge particle does not pass or reaches at infinity, which is impossible। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन है, जिस तरह से लिखना है नोट करें इसको। देखते इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। Explain why two field lines never cross each other at the point, at any point।
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ये कभी किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। रीजन क्या है? तो ये तो फैक्ट है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लेकिन अगर इंटरसेक्ट करें, हम थोड़ी देर लेट कर लें कि सपोज करो कर गई इंटरसेक्ट, तो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे, ध्यान रखो, तो इन पे दो टेंजेंट पॉसिबल है कि नहीं बताओ? एक इस वाले कर्व की और एक इस वाले कर्व की। और जो टेंजेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, ये कर्व होते हैं, जो टेंजेंट होती है वो फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब एक ही जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन आ रही है तुम्हें? 2। और 2 डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि सर क्यों नहीं पॉसिबल है। ये क्वेश्चन भी कभी मन में बच्चे के आ सकता है। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने पहले बोला कि ये नहीं इंटरसेक्ट करेंगी एक जगह पर। अगर करें तो समस्या क्या है कि इंटरसेक्शन पॉइंट से 2 टेंजेंट बन रही हैं। दोनों कर्व की अलग अलग टेंजेंट आएगी कि नहीं आएगी बताओ? 2 टेंजेंट होने का मतलब 2 डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। और मैं कहूँगा एक ही पॉइंट पे कभी भी 2 फील्ड की डायरेक्शन होंगी नहीं, वो इम्पॉसिबल है। लेकिन कोई बच्चा पूछे कि सर क्यों इम्पॉसिबल है, 2 फील्ड की डायरेक्शन क्यों नहीं हो सकती हैं? क्या ये मन में तुम्हारे नहीं आ सकती बात? मैं अगर आपसे कहूँ कि 2 फील्ड की डायरेक्शन कभी भी एक जगह नहीं होती हैं, एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पॉसिबल है, तो क्या तुम्हारे मन में ये बात आ सकती कि सर 2 क्यों नहीं पॉसिबल, 2 डायरेक्शन क्यों नहीं हो सकती, एक ही क्यों होती है? शायद ये आ जाए कभी मन में। ऐसा आना भी चाहिए, नहीं आना चाहिए क्वेश्चन, ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये 2 फील्ड की डायरेक्शन क्यों नहीं पॉसिबल, इसका क्या मतलब है? सुनिए, 2 फील्ड की डायरेक्शन होने का मतलब होता है कि जब पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचा, इसका मतलब एक साथ 2 तरफ चलेगा। क्या ऐसा कभी है? कोई पॉजिटिव चार्ज, भाई फील्ड लाइन होती क्या है? पॉजिटिव चार्ज के चलने का पाथ होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जब इस जगह पहुंचेगा, क्या एक साथ वो 2 डायरेक्शन में जा सकता है? ये बताओ मुझे, ये पॉसिबल है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरो बनाए हमने E1 E2, इसका मतलब होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां जाने के बाद यहां जाएगा या फिर यहां जाएगा। एक ही तो चूज करेगा पाथ, जो वो चूज करेगा वही एक्चुअल डायरेक्शन है, दूसरा तो फालतू का मैटर हो गया ना। एक बार में एक चार्ज पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में तो मूव कर सकता है, वही मूव करने की जो डायरेक्शन वही फील्ड की डायरेक्शन है। तो कभी भी किसी पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे 2 डायरेक्शन नहीं बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ध्यान रखिएगा कि आप सोचो 2 डायरेक्शन पॉसिबल हैं, ये क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि चार्ज 2 डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। जब चार्ज जाएगा जिस डायरेक्शन में, वही फील्ड की डायरेक्शन बोली जाएगी, अदरवाइज कोई डायरेक्शन फील्ड की नहीं होती है। तो क्यों 2 फील्ड की डायरेक्शन नहीं होती? क्योंकि चार्ज पार्टिकल को एक ही पाथ तो फॉलो करना है, जो फॉलो करेगा वही डायरेक्शन है फील्ड की। इसलिए हम बोल देते हैं कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब इतनी पूरी कहानी तो लिख नहीं दोगे तुम, कि लिख दोगे पूरा इतना सब? तो इसको हम शॉर्ट में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। लिखिए पहले तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हम कहेंगे इफ दे डू, अगर ये कभी ऐसा करें तो इफ दे डू देन देयर आर 2 directions of electric field at point of intersection which is impossible। अब आप इसको नोट कर लें। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1.8। देखिए क्वेश्चन है क्या, थोड़ा सा इसको रीड करते हैं पहले तो। 2 point charges QA and QB are located 20 centimeter apart in vacuum। देखिए हमारे पास 2 point चार्ज हैं, एक QA है और एक QB है। इनका सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर और वैक्यूम में है। वैक्यूम इसलिए बोला इन्होंने कि मीडियम नहीं है, बस डाइलेक्ट्रिक के बारे में नहीं विचार करना आपको।
फर्स्ट पार्ट कह रहा हूं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी। ये ए बी, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने का ये मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? इसका नाम उसने क्या बोला क्वेश्चन ने हमसे? ओ। उसने हमसे कहा इस पॉइंट पर सबसे पहले क्या निकालिए आप? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। क्या निकालना मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमारे पास इस तरफ भी एक चार्ज है और इस तरफ भी एक चार्ज है, दोनों तरफ चार्ज है कि नहीं बताओ? इस पहले वाले चार्ज QA की कितनी वैल्यू हमको गिवन है? यहाँ पर देखो हमारे क्वेश्चन में 3 माइक्रो कूलम, और QB की हमें कितनी गिवन है? देखो -3 माइक्रो कूलम। आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? वेक्टर। इसमें डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम पहले देख लेते हैं। देखो जब इसकी वजह से निकालोगे, फर्स्ट वाले की वजह से, ये भी तो पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, फर्स्ट पॉइंट चार्ज से अगर निकालोगे आप 3 माइक्रो कूलम से, इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं बताओ? पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है कि नहीं? याद है ये बात? तो जो इससे बना हमारा E1, उसकी डायरेक्शन उस तरफ हो गई कि नहीं हो गई? और निगेटिव वाले के लिए किस तरफ होती है? टुवर्ड द चार्ज। क्यों? डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से निगेटिव। फील्ड की डायरेक्शन आप याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू द निगेटिव। निगेटिव की ओर एरो बनता है, पॉजिटिव से अवे बनता है। तो देखो पॉजिटिव ये चार्ज है, यहाँ एरो बनाना था तो उस तरफ को बना दिया। ये निगेटिव वाले से जो फील्ड बनेगी उसको हम E2 नाम दे देंगे, और वो जिस तरफ चार्ज होगा उसी तरफ बनेगी। तो दोनों फील्ड की डायरेक्शन पहले देखो सेम हो गई कि नहीं हो गई? और किस तरफ हो गई? टुवर्ड B। पहले E1 निकालो आप, ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगेगा, KQ/R होता है स्क्वायर। देखो याद करो फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू KQ/R स्क्वायर। K की वैल्यू तो हमें लगता है सबको पता होगी, 9 × 10⁹ और चार्ज यहाँ पर 3 माइक्रो है ना। माइक्रो में तो हम लोग लेते नहीं हैं, हम लोग क्या करते हैं फिर 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। R स्क्वायर, देखो टोटल 20 था तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 10 बची, लेकिन वो किस में है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो क्या करोगे? -2 से पावर मल्टीप्लाई करोगे और फिर स्क्वायर करोगे आप। जो E1 निकलेगा मैग्नीट्यूड वाइज वही E2 भी निकलेगा, क्योंकि वैल्यू वहाँ भी उतनी है, चार्ज की डिस्टेंस भी उतनी है। तो दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, E1 E2 वैल्यू सेम आएगी, और बाद में दोनों को डायरेक्शन सेम होने की वजह से ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा। 9 इंटू में 3 पावर यहाँ देखो कितनी बन रही है, प्लस की 3 बचेगी कि नहीं बचेगी बताओ? नीचे वाले में आ जाओ, 100 आ जाएगा ये, और 10 टू पावर कितना हो जाएगा? -4। इसमें से 2 पावर इसकी रिड्यूस कर लो, -2 बचेगी कि नहीं बचेगी? इसको ऊपर ले जाओ तो कितनी हो जाएगी? देखो 27 × 10⁵। आप चाहो तो 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, जो E1 आएगा वही E2 आएगा। तो टोटल अगर फील्ड की बात करें, नेट फील्ड की बात करें, तो दोनों का सम हो जाएगा E1 प्लस E2। यहाँ इक्वल है इसलिए सीधा सीधा डबल हो जाएगी 54, या इसी को हम ऐसे भी लिख पाएंगे 5.4 10⁶ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तो याद होगा आप लोग को, न्यूटन पर कूलम होती है। तो ये पहले तो हमने मिड पॉइंट पे क्या निकाली है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। इसके बाद हमें एक और चीज निकालनी थी सेकंड पार्ट में। पहले फर्स्ट पार्ट नोट करिए, फिर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अभी देखिए सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हो गया, इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। ये हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज है। हम लोग मोस्टली टेस्ट चार्ज का जो सिंबल यूज करते हैं वो Q0 इस्तेमाल करते हैं, आप Q भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्लेट एट दिस पॉइंट, इसी O पॉइंट पर इस वाले चार्ज को रखा गया है। कह रहा व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड। हमें क्या निकालना है? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है Q0E। अगर कोई टेस्ट चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर एक फोर्स काम करने लगता है, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? Q0E। और Q0 हमें इस क्वेश्चन में गिवन कितना है? 1.5 और 10⁻⁹ और E हमने अभी कैलकुलेट किया था 5.4 × 10⁶।
इतना ही फील्ड वहाँ काम कर रहा है। इसको भाई जी सॉल्व कर दीजिए। 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75 और 6 हमारा कैरी, तो कितना हो गया 81। 2 डिजिट पे डेसिमल, पावर देखो -3 बचेगी, तो 8.1 10 टू पावर -3 न्यूटन। फोर्स निकाला इसलिए न्यूटन में आंसर छोड़ेंगे। नोट कर लीजिए भाई इसको भी। वन मोर थिंग ध्यान देना प्लीज, देखो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 और E2 है किस तरफ डायरेक्टेड है, देखो अलोंग भी है कि नहीं, तो जो फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसमें आप डायरेक्शन भी लिख सकते हैं टुवर्ड्स बी। ये तो बी के डायरेक्शन में हो गई, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स की भी डायरेक्शन आप बता सकते हो। देखो एक बात सुनिएगा, यहाँ जो आपने टेस्ट चार्ज रखा है Q0 वो कैसा है नेचर वाइज, क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है, निगेटिव। अगर यहाँ निगेटिव चार्ज रखा जाए तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, देखो ये निगेटिव चार्ज है और बीच में निगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव बीच में जो रखा होगा किस तरफ जाना पसंद करेगा बताओ, जिस तरफ पॉजिटिव है, यानी उस पर जो फोर्स अपीयर होगा किस तरफ काम करेगा, अलोंग ए। फोर्स किधर काम करेगा, ए के साइड में। तो फोर्स में डायरेक्शन आप दिखा सकते हो टुवर्ड्स ए। अगर हम चाहें तो फोर्स की डायरेक्शन दे सकते हैं। फील्ड बी की तरफ काम कर रहा है और फोर्स ए की तरफ जा रहा है। कैसे, देखो लॉजिक फिर एक बार देख लो अगर कोई मन में डाउट हो। यहाँ पर जो चार्ज रखा तुमने वो कैसा रखा है, निगेटिव, और जो ये रखा है ये कैसा है, निगेटिव। ये निगेटिव आपस में क्या करेंगे बताओ, रिपल करेंगे। तो ये वाला निगेटिव इसको इस तरफ रिपल करेगा कि नहीं करेगा बताओ, और ये वाला पॉजिटिव है इस तरफ जो यहाँ पॉइंट ए पर रखा है, तो ये इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फाइनली फोर्स किस तरफ काम करेगा, एक ही साइड में। नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। भैया चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 9। लिसन केयरफुली। A system has two charges QA and QB located at point 0 0 -15 0 0 +15। सुनिए, कोऑर्डिनेट तो पढ़ी होगी आप लोगों ने, पढ़िए कोऑर्डिनेट्स। 3 एक्सिस होते हैं, x y और z। ये जो पोजीशन लोकेशन है देखो जरा ध्यान से, किस एक्सिस पे है गौर से देखो, दोनों में x 0 है y 0 है, z ही तो है। तो हम लोग अपने हिसाब से जेड जहाँ भी, देखो ओरिएंटेशन तो आप जानते होंगे, एक्स वाई जेड कहीं भी ले सकते हो आप। हमने इसको एक्स ले लिया इसलिए कि थोड़ा आसानी रहेगी एक्सप्लेन करने में, इसको जेड ले लिया। अब इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, कोई एतराज़ तो नहीं करोगे, अच्छा ठीक है। ये ऊपर पॉजिटिव जेड है तो ये नीचे क्या हो गया, निगेटिव जेड। यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 -15 और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 +15। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, हमें अपने हिसाब से ले लेना था, कहीं भी जेड ले लो, आसान रहे समझाने में बस। तो हमने ये सिचुएशन ले ली। ये सेंटीमीटर्स में है, ध्यान रखिएगा, यूनिट भी ध्यान रखनी होती है मुझे। अब वैल्यू देखो QA, पहला जो पॉइंट है हमारा, देखो A पॉइंट वो निगेटिव वाला है, ये A पॉइंट है। यहाँ पर जो चार्ज है QA उसकी वैल्यू देखो कितनी है हमारी, QA की वैल्यू देखो 2.5 10⁻⁻⁷ और QB जो यहाँ पर है ये कितना है भाई, वैल्यू तो सेम ही है लेकिन इसका साइन कैसा है, निगेटिव है QB। अब क्या कह रहा क्वेश्चन सुनिए, What are total charge। पहले पार्ट में क्या पूछा इसने, टोटल चार्ज, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। टोटल चार्ज मतलब QA प्लस QB, एक पॉजिटिव में वही वैल्यू है, दूसरी निगेटिव में है, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। टोटल चार्ज में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मुझे लगता है आसानी से निकल आया। सेकेंड पार्ट बात करते हैं, देखो टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या पूछा इसने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका क्या फॉर्मूला होता देखो भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको P सिंबल देते हैं, होता है फॉर्मूला चार्ज इनटू सेपरेशन, या फिर ऐसे कह दो
कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L। तो चार्ज एक हमारा कोई भी उठा लो, साइन नहीं लेना है पॉजिटिव निगेटिव, केवल वैल्यू लेनी है। वो कितनी है? 2.5 10⁻⁻7 2L। टोटल सेपरेशन देखो 15 सेंटीमीटर अप और 15 सेंटीमीटर डाउन, देखो ध्यान से। तो टोटल सेपरेशन कितना हो गया बताओ भाई? 30 हो गया। तो जो 2L है वो 30 सेंटीमीटर आ गया। और हम सेंटीमीटर में लेना नहीं चाहते हैं, हम किस में लेना चाहते हैं? मीटर में। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको देखो 25 3 कितना होता है? 75 होता है। और पावर देख लो कितनी बन गई? -9, या फिर ऐसे लिख दो -8। और इसकी यूनिट ध्यान रखना, यहाँ से लिख दोगे आप, इसकी कूलम होती है और लेंथ की मीटर, कूलम इंटू मीटर, ये यूनिट आ गई। क्वेश्चन हो गया भाई, नोट कर लें इसको। 1.10 पे देखिए, सुनिए। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट ऑफ 4 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर है। इसको सेंटीमीटर ना पढ़ लेना भाई जी, कूलम इंटू मीटर है। इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। हमें क्या निकालना है? टॉर्क। देखिए जो गिवन है, हमको P गिवन है, हमको एंगल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, टॉर्क चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। P की वैल्यू रख लीजिए 4 × 10⁻⁹, E की वैल्यू रख लीजिए 5 × 10⁴ और sin 30 रख लीजिए। sin 30 की वैल्यू आपको आती है 5 4 जा 20 और ये पावर में बचेगी कितनी? -5। और sin 30 कितना होता है भाई जी? 1/2 होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ऐसे छोड़ सकते हो, या 1 × 10⁻⁻4 लिख सकते हो। अब टॉर्क की यूनिट जरूर ध्यान रखना, टॉर्क की यूनिट अगर ना याद हो तो याद कर लो। टॉर्क का जो मेन फार्मूला मैकेनिक्स में सिखाया था, R × F होता था, न्यूटन × मीटर होती है इसकी यूनिट। कभी कभी जूल भी लिख देते हैं, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को फटाक से। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पॉलीथीन वाला है। पॉलीथीन देखने में बड़ी सुंदर लगती है, देखा कभी? प्रिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन के लिए क्या बोला जाता है? प्रिटी पॉलीथीन। लेकिन ये हमारे लिए डेंजरस है, तो प्लीज़ आप लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। अवॉइड पॉलीथीन्स, नो टू पॉलीथीन, टेक योर बैग्स ऑफ क्लॉथ्स, ओके। तो चलिए, लेकिन क्वेश्चन पॉलीथीन का वो कर लेंगे, लेकिन पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है, अ पॉलीथीन पीस, एक्सक्यूज मी, कीप साइलेंस। अ पॉलीथीन पीस rubbed with wool is found to have negative charge of this। यानी हमको जो वैल्यू गिवन है वो चार्ज गिवन है, माइनस में है, वो अलग बात है। अब पहला पार्ट हमसे क्या कह रहा है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, किस से किस में गए। एक बात समझना, इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है उस पर चार्ज कैसा हो जाता है? निगेटिव। और जो लूज करता है उस पर चार्ज पॉजिटिव। यहाँ पॉलीथीन पे कैसा चार्ज आया? निगेटिव। तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन हुए कि लॉस? गेन। इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। क्वेश्चन यही पूछा है, फ्रॉम विच टू विच। तो वूल से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? पॉलीथीन को। तो पहले तो निगेटिव से ये पता चला, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, फ्रॉम विच टू विच से बात हो गई, खत्म। अभी नंबर चाहिए, कितने ट्रांसफर हुए, तो इसके लिए क्वांटाइजेशन का फार्मूला सिखाया मैंने, Q इक्वल टू एन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना तो n इज इक्वल टू Q/E कर दीजिए। Q है 3 × 10⁻⁻7 और E का मतलब होता 1.6 × 10⁻⁻19। अभी सिंप्लीफाई करना आपके हिस्से में चला गया, चलो आप अपने आप सिंप्लीफाई करना, हम सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। सेकेंड पार्ट सुनिए, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या मास ट्रांसफर हुआ है? भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कि नहीं वूल से पॉलीथीन पे? इलेक्ट्रॉन का वैसे मास बहुत कम होता है, लेकिन ये कह दें कि होता नहीं तो उतनी बात गलत हो जाएगी ना। तो हम कहेंगे यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास, देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास
और कितना मास, अब हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो मास अगर चाहिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हम लोगों ने, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है उसकी वैल्यू रख लें। नंबर कितना हुआ देखो, अभी यहाँ पर अगर आप सॉल्व करके लाएं तो अच्छी बात है, बोले मुझे। और इसकी वैल्यू देखो, मास कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, 9.1 इंटू 10⁻31। जरा इसको कैलकुलेट करके बताओ, या हम ही कर लेते हैं, हटाओ, तुम लोग के भरोसे कार है। डेसिमल हटाया, सीधा 30/16 हुआ, और 10 टू पावर देखो 19 प्लस की चली गई, 7 कम हो गया, तो कितना बचा 12। अच्छा इसको कट कर दो पहले, तो 8, 15। अप्रॉक्स कह सकते हो, अगर चाहो तो अप्रॉक्स में 2 लिख सकते हो, अप्रॉक्स में 2 इंटू 10⁻12 लिख सकते हो। एक बात सीधा सीधा, एक्यूरेट करना हो तो डिवाइड डेसिमल में ले जाओ, हम यहाँ पर अप्रॉक्स में लिख रहे हैं 2 इंटू 10⁻12। तो ये देखो मास भी उसी में निकल के आ जाएगा, 218.2, 10 टू पावर देखो -31 से 12 कम कर दो, तो 11 कम कर दिए 20, और एक और कम कर दीजिए, तो माइनस का 19 kg, इतना मास ट्रांसफर होगा। नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 12, देखिए जरा इसको भी देख लीजिए, बढ़िया है। 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स A and B have their center separated by distance 50 सेंटीमीटर। ये जो सेपरेशन है वो 50 सेंटीमीटर है। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each, देखो भैया सिमिलर चार्ज है दोनों पे, और उसकी वैल्यू हमारे पास है 6.5 10⁻⁻7। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर निग्लेजिबल कंपेयर टू डिस्टेंस। कोई बात नहीं, रेडियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेना, कुल मिला के फोर्स पूछा है। तो फोर्स तो आपको पता है Q1 है, Q2 है, R है। तो फोर्स के लिए क्या करते हो बताओ भाई, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 6.5 10⁻⁻7, उसका भी स्क्वायर कर लो। सेपरेशन देखो 50 सेंटीमीटर भैया, मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, तो चाहे तो 50 कर दो या 0.50, जो तुम्हें अच्छा लगे। एक काम करो 50 लिख लेते हैं, 50 और 10⁻2, उसका हमने कर दिया स्क्वायर। तो यहाँ से तो तुम्हारा क्या निकल आएगा, फोर्स। फर्स्ट पार्ट में अभी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, सेकेंड पार्ट की और बात करते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। प्लीज चार्ज को हमें डबल करना है और डिस्टेंस को क्या करना है, हाफ। अब फोर्स बताइए, इसको कैलकुलेशन करते रहिएगा, मैं तब तक इसकी बात करता हूँ। देखो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, चार्ज को डबल करो, यानी Q1 को भी ट्वाइस कर दो और Q2 को भी ट्वाइस कर दो, लेकिन R को क्या कर दो, हाफ कर दो। तब जरा देखते हैं, अभी तो ये सेम था Q, तो ये तो KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर था अभी। अब दोबारा जब सबको डबल कर दिया तो यहाँ Q के प्लेस में क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, 2Q लेना पड़ा कि नहीं बताओ, और R के प्लेस में क्या लेना पड़ा, R/2। इसको सिंप्लीफाई करना है खाली, तो ये क्या बन जाएगा, 4Q स्क्वायर अपान में R स्क्वायर बाई 4 होगा कि नहीं होगा। वो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर प्रोडक्ट में। तो इस 16 टाइम्स ऑफ KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और ये इनिशियल फोर्स का फॉर्मूला है जो अभी पीछे शुरू में लिया है। तो जो नया फोर्स हमारा आया F डैश, वो पुराने फोर्स का कितने टाइम्स आ गया, 16 टाइम्स। चलिए इसकी कैलकुलेशन कर ली हो तो बताओ मुझे नोट करके, कितना आया रिजल्ट, किसी के पास है। तो चलिए कैलकुलेशन करने के बाद ये रिजल्ट आ चुका है फोर्स का। और ये इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन 13 पे बात करेंगे। क्वेश्चन को नोट कर लो जरा इसको। इज दैट
नेक्स्ट अभी अगले पेज पे हम जाएंगे तो एक फिगर दिया गया है। फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। 3 चार्ज पार्टिकल के लिए पाथ गिवन है। गिव द साइन, आपको क्या बताना पहले तो साइन यानी पॉजिटिव निगेटिव बताना है, कौन सा चार्ज पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। विच हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास, चार्ज टू मास का मतलब Q बाई M बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, Q बाई M रेशियो भी बताना है तुम्हें, किसका हाईएस्ट है। चलिए डायग्राम पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारे पास है, देखो लिसन केयरफुली। हमें तीनों चार्ज पार्टिकल का साइन बताना है। पहले आप बताओ ये प्लेट ऊपर वाली किस तरह का चार्ज है, ऊपर वाली प्लेट के पास पॉजिटिव और नीचे वाली प्लेट के पास कैसा चार्ज है। अब आप बताओ कोई चार्ज पार्टिकल इनके बिटवीन से पास होगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, और निगेटिव होगा तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, अपोजिट चार्ज ही तो अट्रैक्ट करते हैं। तो जो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं इसका मतलब उनका नेचर कैसा है, निगेटिव है। तो हम कहेंगे पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 आर निगेटिव, इनका साइन निगेटिव हो गया। while particle 3 have positive sign, ये पार्टिकल 1 2। तो पहली बात तो हमारी फिनिश हो गई कि साइन पता करने थे। वो दोनों पॉजिटिव प्लेट की तरफ घूम गए, इसका मतलब निगेटिव चार्ज है, और ये डाइवर्ट किधर हो गया, निगेटिव की तरफ, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। एक और बात पूछी थी, इन तीनों में सबसे ज्यादा E बाई M किसके पास है। E बाई M कह सकते हो या Q बाई M कह सकते हो। देखो इस लॉजिक को समझना थोड़ा। क्वेश्चन कह रहा है इन तीनों ही पार्टिकल्स में किसके पास हाईएस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज एंड मास रेशियो। हमें रेशियो किसका चाहिए, मास और चार्ज का। इसको कैसे जानेंगे किसके पास ज़्यादा है, इसके लिए लॉजिक समझना थोड़ा। आप लोगों ने कभी एक इक्वेशन सेकंड वाली पढ़ी होगी, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताओ। मैं लेट कर लेता हूँ कि ये देखो, सभी ध्यान देना प्लीज, यहाँ पर 2 एक्सिस है, इनका अगर हम चाहें तो स्लोप निकाल सकते हैं। देखो ऐसे, ये स्लोप, ये ध्यान रखना, इसको स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप। हमने इस स्लोप को y डिस्टेंस की वजह से हमने y ले लिया। देखो y इज इक्वल टू, इनिशियली हमने ऐसा लेट किया कि ये 0 स्पीड से इंटर कर रहे हैं स्टार्टिंग। अभी हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, हाफ AT स्क्वायर। हम एक बात बता दें आपको, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो फॉर्मूला E इज इक्वल टू F बाई Q होता है कि नहीं होता, बताओ। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स काम करेगा, फोर्स हो जाएगा QE। कितना हो जाएगा, QE, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स का होता क्या फॉर्मूला, MA। तो A इज इक्वल टू क्या बना, Q बाई M ऑफ E। देखो ध्यान से देखो, ये A निकाला मैंने, एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को यहाँ रख लो आके, देखो तो y इज इक्वल टू हाफ Q बाई M ET स्क्वायर बना कि नहीं बना, बताओ। कुल मिला के हम यहाँ से कह सकते हैं एक कंक्लूजन कि Q बाई M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। देखो जो Q और M का रेशियो है y पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। y मतलब होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ इस डायग्राम में देखो, इन तीन में से तीनों को आप ध्यान से केयरफुल्ली मेजर करिएगा। यहाँ पर थोड़ा अच्छा डायग्राम नहीं बना, एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आएगा तो प्रॉपर दिखेगा किसका ज़्यादा स्लोप है, यानी कौन ज़्यादा टिल्ट हो गया वाई डायरेक्शन में। फिलहाल यहाँ पर थर्ड वाला ज़्यादा कर्वेचर क्रिएट कर रहा है। देखो इस सामने से मुड़ करके इतना मुड़ गया। देखो थर्ड पार्टिकल को ध्यान से देखो, तीनों से आप क्या करिएगा, आपके पास बुक होगी या आपके क्वेश्चन पेपर में बन के डायग्राम आएगा, आप स्केल लेना सीधा और जहाँ से इंटर हो रहा है सीधी सीधी तीनों की लाइन ट्रेस कर देना और ये हाइट बना लेना, मेजर कर लेना किसका ज़्यादा हाइट आ रहा है। जिसका वाई एक्सिस ज़्यादा होगा वही ग्रेटर Q बाई M वाला होगा। यहाँ पर थर्ड पार्टिकल है, कौन ज़्यादा ये देखो यहाँ से अगर स्ट्रेट मिलाओ क्लियर दिख भी रहा है, इसकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा है। अदर किसी की जब लाइन सीधी करोगे तो यहाँ तक सीधा रहा है देखो, और ये यहीं से मुड़ने लगा, तो ज़्यादा डेविएशन किसने किया होगा, थर्ड वाले ने। तो हम कहेंगे थर्ड पार्टिकल है
थर्ड पार्टिकल हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q by M। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर अगले पे बात करते हैं।